नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज दरअसल पहलगाम में हुए नृशंस हमले को 1 महीना बीत गया है। आज 22 मई है और 22 अप्रैल को ये हमला हुआ था। उसके बाद तमाम डेवलपमेंट्स हुए। दरअसल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक सरकार के तौर पर हम लोगों ने क्या पाया, क्या खोया, क्या चैलेंजेस हमारे सामने आए, उनसे हम किस तरह से निपटे और जो हमारी सरकार ने, हमारे लीडरों ने जो जो बातें कही थी, बहुत इमोशनल तरह से बातें कही थी, चुनावी रैलियों में वो बातें कही थी, उन बातों में कितना सच निकला। और जिस तरह से हमने पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर, आतंकियों के ठिकाने पे हमले किए, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया, सरकार का ऐसा कहना है। और एक दो नामी आतंकवादी भी मारे गए। इसके बाद जिस तरह की स्थितियां हम लोगों ने देखी, श्रीनगर से लेकर के और अमृतसर तक, या आप कहें बीकानेर तक, जैसलमेर तक, जिस तरह की चीजें देखी, वैसी चीजें टेलीविजन पर हम पहले, अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया था, उस समय दिखाई दी थी कि ड्रोन जा रहे हैं, मिसाइल्स जा रही हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है। इस तरह की चीजें हम लोगों ने स्क्रीन पर देखी थी, लेकिन अपने ऊपर इस तरह का होगा, अपने यहां इस तरह का होगा, ये पहली बार देखा। तो खैर, 4 दिन तक हमने पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष चला, हमारी झड़प चली, जिसमें दोनों देशों की एयरफोर्सेस एक दूसरे को निशाना बना रही थी। मिसाइल्स चले, ड्रोन चले, जेट भी, ऐसा कहा गया कि जेट भी उड़े और एयर टू एयर मिसाइल्स भी चली। जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं दोनों देशों के, वो सिस्टम्स एक्टिवेट किए गए और हमने बहुत सारे एयरफोर्स ठिकानों पर पाकिस्तान के हमले किए, उनको नुकसान पहुंचाया। और फिर यकायक जब सारी चीजें इस तरह की लग रही थी कि भारत की बढ़त बनी हुई है, हमारी बढ़त बनी हुई है, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा, ठीक उसी समय हमारे यहां सीज फायर कर दिया गया और उसकी घोषणा 10 तारीख की शाम को हुई। हालांकि सुगबुगाहट सुबह से ही हो गई थी, तमाम तरह की खबरें हवा में थी। और दरअसल जब शाम को हमारे विदेश सचिव ने इसकी घोषणा की, उसके कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी। उसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठे और उससे पहले भी जिस तरह की चीजें रहीं, आप अगर शुरू से देखें तो 24 तारीख को, 22 को हमला हुआ, प्रधानमंत्री बाहर थे, राहुल गांधी भी बाहर थे, ये लोग लौट करके आ गए। 23 तारीख को प्रधानमंत्री लौटे, 24 को आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। आल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं आए। प्रधानमंत्री उस दिन बिहार में एक जनसभा संबोधित करने गए, मधुबनी, और वहां से उन्होंने अंग्रेजी में पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा। हम धरती के किसी भी कोने में जो छुपे होंगे, पहलगाम के जो दोषी हैं, पहलगाम के जो जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है, उनको ढूंढ के उनके साथ न्याय किया जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करीब 5 मिनट तक प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में बोला। हालांकि उस समय यह कहा जा रहा था प्रधानमंत्री अंग्रेजी में इसलिए बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया सुन ले। उस समय भी मैंने ये कहा था, प्रधानमंत्री अंग्रेजी में इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया सुन ले, प्रधानमंत्री अंग्रेजी में इसलिए बोल रहे थे जिसमें केरल के लोग सुन लें, तमिलनाडु के लोग सुन लें, वो लोग हिंदी नहीं समझते, जिससे कि आंध्रा के लोग सुन लें, तेलंगाना के लोग सुन लें, इसलिए वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, शायद, मुझे ऐसा लगता था। तो
उसके उसके बाद जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी, विपक्षी दलों ने पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान किया और फिर 7 तारीख को रात को 1 बजे के आसपास स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, जो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें भी वो ठिकाने थे, इसके अलावा पाकिस्तान में भी थे, जिसमें बहावलपुर और मुरीद के मीरपुर या कोटली, ये सब जगहें थी जहां पर, इसके अलावा मुजफ्फराबाद और कुछ और जगह, कुल मिला के 9 ठिकानों पे हमले किए गए और रात में ही उनके विजुअल्स आने लगे थे। उसी दिन रात को 1:44 पर या 1:43 पर पीआईबी की तरफ से रिलीज भी आ गई, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट आ गया कि ऐसा किया गया है। और ये सारी, और उसके बाद फिर एक ऑल पार्टी मीटिंग फिर बुलाई गई, प्रधानमंत्री फिर उसमें नहीं आए और उसको राजनाथ सिंह ने वो किया। प्रधानमंत्री के ना आने की वजह से ऑल पार्टी मीटिंग का कोई मतलब नहीं। या तो प्रधानमंत्री जी ये समझते हो कि भाई ये लोग जो है वो हमारे कद के नहीं हैं और इसलिए इन लोगों के बीच क्या बैठना, इन लोगों को क्या बताना, उनको तो ठीक है एक एक खाना पूरी करनी है, कर दी। तो जो भी, खैर, उसमें सारी पार्टियों ने सरकार के साथ खड़े होने की बात कही और पूरी तरह से समर्थन की बात कही। इस दौरान और भी चीजें होती रही, पॉलिटिकल चीजें होती रही। प्रधानमंत्री कई जगहों पर गए और वहां से उन्होंने पॉलिटिकल मैसेजेस किए। जैसे जब वो तिरुवनंतपुरम गए तो वहां से उन्होंने शशि थरूर को लेकर के शशि थरूर से हाथ मिलाया और उसके बाद बयान दिया कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा, और वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, तंज करते हुए, जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं हो। तो ये सारी चीजें रही। और इससे पहले एक और हुआ कि जब जो हिमांशी नरवाल, जिसके हस्बैंड विनय नरवाल नेवी में थे, लेफ्टिनेंट, वो भी शहीद हुए पहलगाम में, करनाल के रहने वाले, हरियाणा के करनाल के। और वो जो फोटो, एक बड़ी हृदय विदारक फोटो उस दिन सामने आई थी, जिसमें हिमांशी नरवाल अपने पति के साथ बैठी हुई है उसी बैसारन मीडो में। उस फोटो ने पूरे देश को रुला दिया था, पूरे देश को रुला दिया। वो हिमांशी नरवाल जब 2-3 दिन के बाद, उसके जो हस्बैंड नहीं रहे थे विनय नरवाल, उनका जन्मदिन था। उस जन्मदिन पर श्रद्धांजलि सभा हुई। उस श्रद्धांजलि सभा में हिमांशी नरवाल दरअसल ये कहा कि जो कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, और जिस तरह से और मुस्लिम्स को लेकर के जो बात है ये भी ठीक नहीं है, और जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, हम ये चाहते हैं। लेकिन साथ ही उनकी एक अपील थी कि ये सब ठीक नहीं है, कश्मीरी जो है वो ऐसा, ये नहीं करना चाहिए। ये कहना था हिमांशी नरवाल का। उसके बाद कुछ ग्रुप के लोग हिमांशी नरवाल के पीछे पड़ गए, उसका चरित्रहनन तक करने लगे, ये तक कहने लगे कि ये लड़की दूसरी शादी करने वाली है, पाकिस्तान की बात बोल रही है, जेएनयू की है, देशद्रोही है, दुनिया भर की बातें शुरू हो गई। और मुस्लिम लड़कों के साथ उसके जो दोस्त रहे होंगे उनके साथ फोटोग्राफ्स वायरल की जाने लगी। ये सब चल रहा था। और इस दौरान क्या हुआ, राहुल गांधी कानपुर में जो द्विवेदी दंपति थे, जो द्विवेदी वहां गए हुए थे, जो उनकी वो भी शहीद हुए, उनके घर मिलने गए। जबकि प्रधानमंत्री 24 तारीख को कानपुर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया, मधुबनी का बनाए रखा और वो वहां नहीं गए। राहुल गांधी वहां गए और उन लोगों से मिले। उन लोगों ने यह भी कहा कि राहुल गांधी उनके दर्द को इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि उनकी दादी और उनके पिता आतंकवाद के ही शिकार बने,
और वो अगर कहेंगे, प्रधानमंत्री से कुछ कहेंगे तो उसकी वैल्यू होगी। और उन लोगों ने कहा कि शहीद का दर्जा दे दिया जाए मेरे बेटे को। राहुल गांधी से कहा कि राहुल गांधी ने कहा मैं तो विपक्ष का नेता हूं, मैं लिख सकता हूं, चिट्ठी लिख दूंगा मैं प्रधानमंत्री को, कहूंगा मैं प्रधानमंत्री से। तो उन लोगों ने कहा आप कहेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। पता नहीं, अब 1 महीना होने को है, मुझे नहीं पता कि कहीं किसी को शहीद का दर्जा दिया गया, नहीं दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से उन परिवारों को, जो लोग वहां शहीद हुए थे, उनके परिजनों को कोई सहायता, कोई मदद पहुंचाई गई कि नहीं पहुंचाई गई। इसलिए भी मैं ये कह रहा हूं कोई कुछ पता नहीं है, क्योंकि अखबारों में ऐसा कुछ आया नहीं। और दूसरी बात, जब पुलवामा का कांड हुआ था, याद करिए 2019 में जब वो हमला हुआ था, आतंकवादी फिदायीन हमला था वो, और उसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उस समय किस तरह से सारे लोग, पूरा एक माहौल, प्रधानमंत्री, ढेर सारे, सब जगह जगह पूरा एक माहौल। इस बार वैसा कुछ भी नहीं था। इस बार राहुल गांधी जरूर गए, और जब हिमांशी नरवाल को निशाना बनाया गया तो हिमांशी नरवाल के साथ खड़े होने के लिए राहुल गांधी करनाल पहुंचे, और बिना किसी पब्लिसिटी और इस सब। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जब अपने देश के वो लोग जो रिसीविंग एंड पर रहे, जिनके परिजन शहीद हो गए, और उनकी आंखों के सामने उनके साथ खड़े होने वाला कोई नेता तो था जो साथ खड़ा हुआ जाकर के, जब उन पर इस देश में अटैक होने लगा इसलिए कि उन्होंने कश्मीर की बात कही, मुसलमानों को निशाना ना बनाया जाए ये बात कही। और मुसलमान हमारे देश के उतने ही नागरिक हैं जितने हम आप नागरिक हैं। तो जब ये सब बातें हुई, खैर एक चीज ये चलती रही। उसके बाद जिस तरह से अटैक हुआ, अटैक जबरदस्त तरीके से भारतीय फौजों ने बढ़त बनाई, पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया, उनके बहुत सारे एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन हमारे मीडिया ने उल जुलूल बहुत सारी, कराची पर कब्जा हो गया, लाहौर पर कब्जा हो गया, मुनीर को हटा दिया गया और उनकी जगह दूसरा सेनाध्यक्ष बन गया, दुनिया इस्लामाबाद में ये हो गया। बहुत सारी ऐसी ऐसी खबरें फैलाई गई, और जिम्मेदार चैनलों के द्वारा। हालांकि युद्ध के समय इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इतना भी नहीं हो कि बाद में आपकी सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन वो उस तरह से चीजें चली, और विपक्ष को भी निशाना बनाया। यहां तक बनाया गया कि आप सोचिए कि तुर्की चूंकि पाकिस्तान के साथ खड़ा था, निशाने पर होना लाजमी है, सारे लोग उसको, उसकी आलोचना करेंगे, उसको निशाने पर लाए। लेकिन तुर्की के जरिए बिना किसी सबूत के और अपने अनपढ़ पने का एक मुजाहिरा करते हुए एक बड़ा चैनल और एक बड़े पत्रकार जो देश जानना चाहता है करके बात करते हैं, अपने को देशी मानते हैं, वो उन्होंने कहा कि तुर्की में कांग्रेस का ऑफिस है। दरअसल वहां की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस की बिल्डिंग अगर कहीं उनको दिख गई और फोटो चला दिए गए, ये वो अब तो माफी मांग रहे हैं। लेकिन इस लेवल पर चीजें हुई, इस लेवल पर चीजें हुई। आप इससे समझ सकते हैं मीडिया किस तरह से चला। खैर वो अलग इशू। 4 दिन जो झड़प हुई पाकिस्तान के साथ, और जो हमारे जो डिफेंस सिस्टम था उसने मजबूती से, इक्का दुक्का कहीं हमारे यहाँ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा तो हुआ होगा, अदरवाइज हमारे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि आपको याद, हमारे प्रधानमंत्री आदमपुर, उधमपुर, इन सब जगहों पर गए, एयरफोर्स स्टेशन पर, और दिखाया कि यहाँ उनका जहाज वहां उतरा और वहां कोई भी नुकसान नहीं है। पूरी तरह से पाकिस्तान ने जो दावे किए उनका, मतलब एक तरह से इतना इस तरीके से खंडन कि भैया दुनिया देख ले क्या हुआ है। सब चीजें बहुत बढ़िया रही। लेकिन जब ट्रंप ने लगातार ये कहना शुरू किया कि हमने कराया है, तो सवाल ये उठा। और दूसरी तरफ हमारी सरकार ये कह रही थी, उसके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ट्रंप ने नहीं, हमारे डीजीएमओ को, वहां के डीजीएमओ ने फोन किया और उन्होंने कहा कि हम अब
शांति चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते। तो खैर फिर दोनों में तय हुआ और उसके बाद सीज फायर। लेकिन इसमें संशय यहां से खड़ा हुआ क्योंकि ट्रंप ने उससे पहले ट्वीट कर दिया था सीज फायर का, और उसके बाद रूबियो ने ट्वीट किया, जिसे जेडी वांस जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने रिट्वीट किया। और रूबियो ने बताया कि कैसे पूरा दिन कैसे उन्होंने बात की जयशंकर से, हमारे विदेश मंत्री से, फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री से, फिर वहां के सेनाध्यक्ष से, वहां के प्रधानमंत्री से, और जेडी वांस ने नरेंद्र मोदी जी से बात की कि पूरा उसमें कहानी लिखी हुई थी। और यह लिखा हुआ था, यह तय पाया गया है कि भारत पाकिस्तान किसी तीसरी जगह पर मिलेंगे और बात करेंगे, एक ऐसी जगह जो न्यूट्रल जगह पर, और जिसकी चर्चाएं अब लगातार चल रही है कि सऊदी अरब में चीज हो सकती है, बैठक हो सकती है। हालांकि भारत उसका खंडन सीधे तौर पर नहीं लेकिन इनडायरेक्टली करता रहा है। और दूसरी बात, जो ट्रंप ने एक पोस्ट लिखी, उस पोस्ट में बहुत साफ तरीके से लिखा कि वो कश्मीर समस्या जो हजारों साल से दोनों देश उस पर लड़ते चले आ रहे हैं, उसका समाधान की तरफ ले जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि ऐसा कैसे, क्या भारत ने अपनी नीति बदल ली है? क्या भारत ने जो उसकी नीति थी कि भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामलों को दोनों देश ही मिलकर सुलझाएंगे, कोई तीसरा देश इसमें शामिल नहीं होगा, क्या यह नीति बदल गई है? भारत ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं बदली। और हालांकि ट्रंप के लेवल पर, मतलब राष्ट्रपति अमेरिका का, उपराष्ट्रपति अमेरिका का, विदेश मंत्री, ये सब बातें कह रहा था। हमारे यहां पहले तो अखबारों में, मीडिया में सोर्सेस से इनका खंडन आया कि सोर्सेस ने ऐसा कहा है कि ऐसा कुछ नहीं। फिर जब दबाव बढ़ा तो फिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उनको फील्ड किया गया, उन्होंने फिर कहा कि नहीं ऐसा, लेकिन कोई नाम लिए बगैर। और आज भी जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं प्रधानमंत्री का भाषण हम एक बार आपको सुनाते, एक छोटा सा हिस्सा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि ट्रंप का नाम लेकर के, रूबियो का नाम लेकर के, जेडी वांस का नाम लेकर के कोई भी बात नहीं कही गई। ये नहीं कहा गया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं कहा गया कि अमेरिकन गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, ये नहीं कहा गया कि वहां के उपराष्ट्रपति गलत बयानी कर रहे हैं, ये नहीं कहा गया कि वहां के विदेश मंत्री जो कह रहे हैं कि हमने रात भर मेहनत की। आज हालांकि जयशंकर जो नीदरलैंड्स में हैं हमारे विदेश मंत्री, वो नीदरलैंड के एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये बात तो मानी है कि उस दिन जब यहाँ रात थी, वहां अमेरिका में दिन रहा होगा, तो रूबियो ने उनसे बात की, जेडी वांस ने प्राइम मिनिस्टर से बात की, और फिर इन लोगों ने उधर भी लोगों से बात की, पाकिस्तान में भी बात की। तो ये सब, और साथ में जयशंकर ने ये कहा कि यही नहीं, कुछ मिडिल ईस्ट के देश भी थे जो बात कर रहे थे। और फिर ये कहा कि भाई ये जो बातचीत है ये तो होती रहती है, ऐसे मौकों पे सब बात करते रहते हैं। लेकिन जो बात आज जब वो ये कह रहे थे, अब एक बार अगर हम लोग उनका जो इन्होंने कहा जयशंकर ने, उसको सुन लेते हैं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। So on the 10th of May, it was the Pakistani army which sent a message that they were ready to stop firing, and we responded accordingly. And where was the U.S. in this process? Well, the U.S. was in the United States. I mean, obviously there were. पहले आप सुनिए, जब उन्होंने कहा व्हाट द रोल ऑफ द यूएस, तो उन्होंने कहा यूएस वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इससे आप इनके नर्वसनेस की बात पता कर सकते हैं, कितना नर्वस इस सवाल पर जयशंकर हो गए, लेकिन अगले ही क्षण वो संभल के बोले। So on the 10th of May, it was the Pakistani army which sent a message that they were ready to stop firing, and we responded accordingly. And where was the U.S. in this process? Well, the U.S. was in the United States. I mean, obviously there were
U.S. Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view, and they were talking to us, and they were talking to the Pakistanis, as indeed were some other countries. Yeah. I mean, the United States was not alone in this. I think there were some countries in the Gulf. There were some others as well. तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट द एलोन, कुछ गल्फ की कंट्रीज भी थी जो इस पे बात कर रही थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं कहा कि जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं दैट इज रॉन्ग, वो गलत बयानी कर रहे हैं। जो रूबियो ने ट्वीट किया वो गलत बयानी है, जो जेडी वांस ने रिट्वीट किया वो ठीक नहीं है। और आज सुबह ही ट्रंप, मतलब अपने देश के हिसाब से सुबह, नहीं तो वहां पर दिन में कल ट्रंप जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति वहां पहुंचे हुए थे तो ओवल ऑफिस में जो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जो बड़ा ड्रामेटिक हुई। लेकिन वहां मैं उतना हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं कि ट्रंप ने कैसे 8वीं बार इस बात को दोहराया कि उन्होंने पीस ब्रोकर की है। सुनिए। We also talked about trade with them in terms of rare earth and all, but really more for it's like if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? Somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. तो आपने सुना कि ट्रंप ने फिर उस बात को, और ये 8वीं बार है जो उन्होंने दोहराया। इससे पहले दोहा में उन्होंने ये बात कही, अभी जब मिडिल ईस्ट के दौरे पे 3 दिन के दौरे पे आए थे तो लगभग हर दिन उन्होंने ये बात कही और लगातार कह रहे हैं। तो अगर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक राष्ट्रपति जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति है, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है इसमें, और वो भी लगातार 8 बार। एक बार बोल दिया ठीक है भाई, आगे से नहीं, ठीक है, चीजें ठीक हो जाएंगे, लेकिन 8 बार। तो ये कहीं ना कहीं इस पे सवालिया निशान खड़े होते हैं कि हमारे, दरअसल ये सवालिया निशान इस बात पे खड़े होते हैं, जो हम दुनिया में एक ताकत के तौर पर माने जाते हैं, तो ताकत के तौर पर वही देश माने जाते हैं जिनको अपने मामले निपटाने के लिए किसी तीसरे देश की मदद नहीं लेनी पड़े। लेकिन यहां तो बहुत साफ दिख रहा है कि अमेरिका ने पीस ब्रोकर की है। अब इसको अभी तक ये कह के खंडन भारत या तो प्रधानमंत्री ने तो अभी तक बोला नहीं है। प्रधानमंत्री ये जरूर कहते हैं, जो इंडिया की पहले से पॉलिसी रही है कि द्विपक्षीय रहेगा, कोई कश्मीर पर बात नहीं होगी, पीओके पर बात होगी, आतंकवाद पर बात होगी, और तब तक बात नहीं होगी जब तक आतंकवाद रुकेगा नहीं। तो ये सारी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि जो कश्मीर इशू ट्रंप ने जो कहा है वो गलत है, और कश्मीर को लेकर के कहीं कोई किसी भी तरफ कोई बात नहीं। और ये नहीं बोल रहे हैं कि ट्रंप ने कहा ट्रेड का हमने इस्तेमाल किया है दोनों देशों पर, और ये कहा है कि बंद करो सब तो हम ट्रेड करेंगे, बड़ा ट्रेड करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एक संशय क्रिएट करने वाली हैं। इससे पहले क्या हुआ कि इससे पहले 2-3 चीजें और हुई। हमारे देश ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसमें जो 6 नदियां हैं नॉर्थ की, व्यास, सतलुज, रावी जो पंजाब में है, और फिर चेनाब, झेलम और सिंधु जो जम्मू कश्मीर में, सिंधु अब लद्दाख में कही जाएगी क्यों, लद्दाख अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन अस्तवाइल जम्मू कश्मीर में तीनों नदियां होती थी।
इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 1960 में जो डील हुई थी, जो बात हुई थी, जो ट्रीटी हुई थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से, उसमें ये तय हुआ था कि ये जो पंजाब की 3 नदियां हैं, ये तीनों नदियों का पानी भारत 100% इस्तेमाल कर सकता है। और जो 3 नदियां जम्मू कश्मीर की हैं, चेनाब, झेलम और सिंधु, इनका पानी भारत नहीं रोक सकेगा, डाइवर्ट नहीं कर सकेगा, और ये पानी पूरी तरह से पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए जाएगा। बाकी बिना डाइवर्ट किए हुए आप कुछ करना चाहते हैं तो करें, जैसे बिना डाइवर्ट किए हुए झेलम पर एक बिजली घर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाया गया, सिंधु पर कुछ बनाया गया और फिर उससे थोड़ी बहुत बिजली बनती थी। चेनाब पर कई सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह के रहे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ सतलुज और रावी, इन नदियों को पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। तो हमने क्या किया कि पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए कि आपने पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये कहते हुए और ये कहा कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान मान नहीं रहा, पाकिस्तान कह रहा था सबूत दीजिए, हमने नहीं किया है। तो अब वो पिछले सारे वो कि 2008 में ऐसा हुआ था, पार्लियामेंट पे अटैक पे ऐसा हुआ था, पुलवामा में ऐसा हुआ था, 2016 में उड़ी में ऐसा हुआ था, तो इस बार भी पाकिस्तान नहीं कराया है, जो हम सब लोग मानते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चीजें ऐसे चलती होती तब क्या था? कोई इस बार अभी तक प्रूफ इस बात का नहीं आया है। खैर एनीवे, प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। तो भारत ने दबाव बढ़ाने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी कहा, वी आर कीपिंग इट इन अबेयंस। और चूंकि हम बहुत ज्यादा पानी रोक नहीं सकते थे, जितना रोक सकते थे, जितना डाइवर्ट कर सकते थे, वो करना शुरू कर दिया। इस बीच ये स्ट्रेटेजिक या आप कहें कि जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स ये हुई, तो एक ये चल रहा था। उधर पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि शिमला समझौते को हम स्थगित कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं। शिमला समझौते में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि दोनों देश आपसी मुद्दों को, इंक्लूडिंग कश्मीर, आपसी मुद्दों को आपसी बातचीत के जरिए ही निपटाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 48 की लड़ाई में, 47, 40, 48 की, उसमें जब पाकिस्तान की आर्मी कबायलियों के रूप में जिसने अटैक किया था कश्मीर पर, उस समय जो सीज फायर हुआ था, उस लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते थे। 1971 में जब पाकिस्तानी 93,000 सैनिकों का सरेंडर हुआ था इंडियन सेना के सामने, उसके बाद जो डील हुई, जो समझौता हुआ, शिमला समझौता, उसमें यह हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इससे एक व्यवहारिक तौर पर बॉर्डर ही मान लिया जाए और इसे लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज ये बॉर्डर का काम करेगी। दो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको निलंबित करते हैं। तो निलंबित करने का मतलब ये हुआ, पहली चीज ये खत्म हुई कि द्विपक्षीय, हम इसके लिए बाध्य नहीं है, हम किसी भी पार्टी को बुला लेंगे, हम बुलाएंगे, आप मानो या ना मानो, क्योंकि अब शिमला समझौता हम पे बाध्य नहीं, हमने निलंबित कर दिया उसे। दूसरी बात कि लाइन ऑफ कंट्रोल को हम नहीं मानते। शिमला समझौता निलंबित करने का यही मतलब हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल को हम नहीं मानते। तो खैर चीजें जब ये अटैक हुए तो उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू की, जो पुंछ में हमारे करीब 20 से ज्यादा लोग मारे गए, नागरिक मारे गए, कुछ जवान भी मारे गए, और जबरदस्त फायरिंग हुई है। गुरुद्वारों पे हुई, स्कूल पे हुई, चर्चेज पे हुई, सब जगह इस तरह की फायरिंग हुई है, लोगों के घरों पे हुई। तो ये चीजें भी चलती रहीं। अब जब सीज फायर हो गया, सीज फायर के बाद एक बयान आया। एक और चीज पहले समझ लें कि इस दौरान 4 दिनों के दौरान जो भारत, हमारे प्रधानमंत्री हर साल ढेर सारे देशों की यात्रा करते रहते थे। 129 विदेश यात्राएं या 127 विदेश यात्राएं उन्होंने अब तक
11 साल के अपने कार्यकाल में की हैं, और उनमें वो 72 देशों की यात्रा पर गए, और जिस तरह का पूरा एक माहौल अपने देश में बनाया जाता रहा, जो मतलब हम लोग तो मानते ही थे भाई कि प्रधानमंत्री जी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, जिनके इलेक्शन में करीब 65 करोड़ लोगों ने वोट दिया। इतनी तो किसी दूसरे देश की पॉपुलेशन, अगर चाइना को छोड़ दें, किसी और देश की पॉपुलेशन ही नहीं है। उतने लोग, मतलब यूरोप की पॉपुलेशन से ज्यादा लोगों ने वोट देकर के सरकार बनाई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी वैल्यू तो होनी चाहिए। वैल्यू थी, दिखती थी, सब लोग गले लगते थे, और ये यहां पर प्रचारित होता था, हमारा मीडिया बताता था कि दुनिया का हर बड़ा नेता प्रधानमंत्री मोदी से बात करने को बेताब रहता है, प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलने को बेताब रहता है। और आपको याद होगा 2022 में जब यूक्रेन पे हमला बोला रशिया ने, तो हमारे बच्चे बहुत सारे वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उन बच्चों को लाने के लिए ये बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को फोन किया और जेलेंस्की को फोन किया, 4 घंटे के लिए वार रुकवा दी गई और सारे बच्चों को निकाल लिया गया। और ये बात किसी और ने, छोटे मोटे आदमी ने नहीं कही, ये बात देश के रक्षा मंत्री ने हाल में, पहले जो कहते रहे हो। अभी जब झारखंड के चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव की एक सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही है कि मोदी जी ने 4 घंटे के लिए वार रुकवा दी अपने बच्चों को निकलवाने। तो एक इंप्रेशन तो ये बनता ही है भाई, 4 घंटे वार रुकवा दी, पुतिन मान गए, जेलेंस्की मान गए कि भाई आप अपने बच्चे निकाल लो, तब तक हम कोई फायर शायर नहीं करेंगे, कोई अटैक नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी चीज है, कोई और तो नहीं कर पाया ऐसा। किसी और देश ने ऐसा कर लिया हो कि उनके बच्चे वहां फंसे हो, उनके नागरिक फंसे हो, और उन्होंने दोनों को फोन करके कह दिया हो कि भाई वार रोको, हमारे लोग फंसे हुए, हमें निकालना है, तो लोगों ने वार रोक दी हो। ऐसा तो नहीं हुआ। तो वो एक इंप्रेशन जबरदस्त तरीके से बना हुआ था। दूसरा, G20 की बैठक हुई थी, आपको याद होगा 2023 में, चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। G20 में जो ग्रुप्स की बैठक होती, वर्किंग ग्रुप्स की बैठकें होती हैं, वो देश में लगभग हर राज्य में बैठकें की गई। रांची में भी एक बैठक हुई थी, और जब वो बैठक रांची में हुई थी तो उस समय हम एक यहाँ पहाड़ी मंदिर, बहुत बढ़िया, बड़ी मान्यता वाला मंदिर माना जाता शंकर भगवान जी का, उस मंदिर के अंदर तक ये बातें लगी हुई थी मोदी जी वाली, G20 विश्व गुरु वाली। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे देश में जबरदस्त तरीके से प्रचार किया गया कि मोदी जी दुनिया के नेता हो गए, विश्व गुरु हैं, देश भी विश्व गुरु बन गया है, और ढेर सारी इस तरह की चीजें चली। और जब G20 की समिट हुई दिल्ली में, उस दौरान आपको याद होगा कि क्या कटआउट्स लगे थे। उन कटआउट्स के पीछे अमेरिका का राष्ट्रपति, जापान का राष्ट्रपति, जापान का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सुनाक, और फ्रांस का राष्ट्रपति, इस तरह से सब उनके पीछे खड़े हुए थे लोग, आगे से मोदी जी की दुनिया को लीड कर रहे हैं। तो इससे भी भाई लोगों को तो लगा ना कि इतना बड़ा नेता हमारा प्रधानमंत्री जो है, इतने बड़ा रसूख वाला आदमी है कि उसके पीछे जो बिडेन, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, वो अगर उसके पीछे खड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाई हमारे देश का रुतबा जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। तो ये सारी चीजें थी, और हम सब ये मानने लगे थे, पूरा देश ये मानने लगा था कि भाई हिंदुस्तान तो अब बहुत जबरदस्त तरीके से दुनिया में छा गया है, उसकी एक ताकत है, और दुनिया ने उसे अपना नेता मान लिया है। और ये बार बार कहा जाता था, प्रधानमंत्री हो, चाहे वो संघ के सरसंघचालक हो, कोई दूसरे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है, दुनिया प्रेरणा ले रही है, दुनिया ऐसा कर रही है, ये चीजें। अब ये 4 दिन जब वार हुई, जब ये हुआ कि वार तो नहीं कहते इसे, लेकिन जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट डेडली था, इसमें कोई दो राय नहीं, कि जिसमें अत्याधुनिक जो वारफेयर्स थे उनका इस्तेमाल हुआ, और अत्याधुनिक जो तकनीक थी उनको चलाने के लिए उनका भी इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान की तरफ से भी और हमारी तरफ से तो हुआ ही। तो ऐसे में जब ये चीज शुरू हुई, जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो हमें लगता था दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। भाई
पूरी दुनिया में कौन ऐसा देश होगा जो हमारे साथ ना खड़ा हो। और उससे पहले हमारे जयशंकर जी ने लगभग 100 देशों के उनसे बात की, सारे एम्बेसडर्स को दिल्ली में विदेश मंत्रालय में बुला करके उनको ब्रीफ किया गया, भारत की बात बताई गई, पक्ष बताया गया। और लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो कोई भी देश भारत के साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान के साथ तो फिर भी खड़े दिखाई दिए। अपने यहाँ खबर लगी कि साहब टर्की का जंगी जहाज कराची पहुंच गया, और फिर खबरें ये भी आई कि उसने अपने कुछ लड़ाकू विमान इस्लामाबाद भेजे, और टर्की ने खुल करके साथ दिया, अजरबैजान ने साथ दिया। 2 देश तो ऐसे रहे जिन्होंने पाकिस्तान का खुल करके साथ दिया, लेकिन भारत का साथ देने वाला कोई भी देश नहीं था यहां तक। और चीन ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। चीन ने कहा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर अगर कोई खतरा होता है तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। बात बहुत साफ थी कि अगर युद्ध की स्थितियां बनती हैं देन चाइना पाकिस्तान के साथ। इस तरह और किसी देश ने भारत के लिए इस तरह की बात नहीं कही। चाइना ने यह भी कहा कि पाकिस्तान इज अवर ऑल वेदर फ्रेंड। और आप देखिए कि जब ये सीजफायर हुआ उसके बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, सबसे पहला दौरा उनका बीजिंग का हुआ। कल तक वो बीजिंग में थे, कल शाम को वापस लौटे। तो ये चीजें, और हमारे साथ कोई नहीं। इवन रशिया जो हमारा बहुत पुराना ट्रस्टेड फ्रेंड माना जाता है, रशिया ने भी कोई इतना साफ तौर पर, ये सबने कहा कि भाई बड़ा आतंकवाद के खिलाफ हैं, ये है वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने पाकिस्तान को नसीहत दी हो, किसी ने कि भारत जो भी एक्शन लेगा उसमें हम भारत के साथ हैं, ऐसी कोई बात कही हो जैसा टर्की ने कहा, या भारत पे कोई हमला होगा तो हम भारत के साथ खड़े हैं जैसा चाइना ने कहा पाकिस्तान के लिए। हमारे लिए किसी ने नहीं कहा। हमारे लिए अगर थोड़ा सा किसी ने कहा तो वो तालिबान ने कहा, जिसको हम, मतलब तालिबान, मैं जब याद करता हूं तो मेरे दिमाग में तो वो तस्वीर आती है, मैं उस समय दिल्ली में अमर उजाला में हुआ करता था, जर्नलिस्ट का इंचार्ज, या मुझे याद नहीं, या मैगजीन एडिटर था। तो उस दौरान IC-814 का अपहरण हुआ था। उस अपहरण में IC-814 जो काठमांडू से दिल्ली आ रही थी जो उड़ान, ये 25 दिसंबर की बात है, 25 दिसंबर 1999। 1999 है या 98, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 98 होगा शायद या 99 हो, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या था। लेकिन इसमें जो हमें वो दृश्य याद है, कैसे वो विमान अमृतसर में उतरा, अमृतसर में फिर उसे उड़ गया, हम कुछ नहीं कर पाए। देन वो विमान पाकिस्तान ने उतरने नहीं दिया या कहीं गया, और वहां से फिर वो कंधार पहुंच गया। और कंधार में उस समय तालिबान का जबरदस्त तरीके से शासन था। तालिबान से हमारे कोई संबंध नहीं थे। तालिबान से उस समय हमारे जो इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल साहब, इन्होंने जो भी कांटेक्ट किया हो, जैसे किया हो, बात तय हुई, और फिर 3 ड्रेडेड आतंकवादियों को छोड़ने के लिए हमारे विदेश मंत्री जसवंत सिंह और डोभाल साहब, ये दोनों लोग उन आतंकवादियों को अपने साथ बैठा करके ऑफिशियल प्लेन में कंधार ले गए, और कंधार में उनको छोड़ा गया। वो फोटो मेरे जहन में अक्सर कौन जाती है जब तालिबान की बात होती है और जब अजहर मसूद की बात होती है। वो फोटो कंधार एयरपोर्ट पर किस तरह से तालिबानी लड़ाके क्लासनिकोव लहराते हुए गाड़ियों पे चले जा रहे हैं, और हमारे डोभाल साहब का हवा में कोट फड़फड़ा रहा है, और वो पैदल चल रहे हैं जिससे भी बात कर रहे हो। ये एक दृश्य जो हमेशा मुझे याद रहता। तो मैं जो बात कर रहा था कि तालिबान से हमारे जो संबंध थे वो संबंध, लेकिन तालिबान इस लिहाज से कि तालिबान ने कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तालिबान के पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, जबकि तालिबान क्रिएशन अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान का ही है। तो ये बैकग्राउंड इसलिए बताना जरूरी है जिसमें समझा जा सके कि चीजें कहां पर थी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ये 3 दिन अभी डार साहब जो वहां के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो जो बीजिंग तलब किए गए थे या बीजिंग गए थे,
तो उस समय जिन मुत्ताकी साहब जो विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, जिनसे हमारे जयशंकर साहब ने बात की थी और उनको धन्यवाद ज्ञापन किया था कि आप हमारे साथ खड़े हुए, उन मुत्ताकी को चाइना ने तलब किया बीजिंग में। और कल शाम को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुत्ताकी और वांग यी, इन लोगों ने, और ये तय हुआ कि अफगानिस्तान जो BRI है चाइना का, जो क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना से शिनजांग से जाता है ग्वादर तक, उसका हिस्सा अफगानिस्तान भी बनेगा। ये मतलब ये हुआ कि जो एक देश थोड़ा बहुत खड़ा दिखाई दे रहा था, उसको भी चाइना ने हटा दिया, किनारे कर दिया, अपने साथ ले लिया। मुत्ताकी को तलब किया गया कि भाई आइए, बीजिंग आइए, बात करनी है आपसे। और ये खबरें चाइना के अखबारों में ही छपी हैं। दरअसल थोड़ा इस तरह से बीजिंग आइए, आपसे बात करनी है, इस तरह से कि भाई बीजिंग उनको बुलाया गया है, तलब किया गया, रही शब्द, लेकिन ये तलब किया जाना ही हुआ और मुत्ताकी वहां गए। तो ये एक फैक्टर। और इस समय हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो नीदरलैंड्स में, जैसा मैंने आपको बताया, डेनमार्क और इन सब जगहों पर माहौल बनाने के लिए गए हैं, भारत का पक्ष जिसमें हो। एक और बड़ी चीज हुई जिससे बहुत किरकिरी हुई, वो ये हुआ कि इस दौरान IMF से बेल पैकेज $2.4 बिलियन का पाकिस्तान को मिलना था, जो तय होना था, जिस पर वोटिंग होनी थी बोर्ड की, IMF बोर्ड की। भारत उन 25 सदस्यों को ये कन्विंस नहीं कर पाया कि पाकिस्तान को ये पैकेज नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करता है और ये पैसा डाइवर्ट करता है आतंकवादियों के लिए, उनको ट्रेनिंग के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। ये कन्विंस नहीं कर पाया और पाकिस्तान को वो पैकेज फाइनल हो गया, मिल गया। इसी दौरान जब हमारी झड़प पाकिस्तान के साथ चल रही थी और बहुत ही खूंखार झड़प थी वो, तो एक डेवलपमेंट ये भी हुआ। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि चीजें जो जैसे जो हमारे लीडर्स जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो लीडर्स बिल्कुल। एक और बात आपको बताएं जो जानना बहुत जरूरी है कि जो ब्रीफिंग हमारे यहाँ हो रही थी, चूंकि हमने कोई मिलिट्री ऑपरेशन इसको नहीं माना कि हम मिलिट्री पे कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, कोई युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, इसलिए हमने ब्रीफिंग भी सिविलियन फेस के साथ रखी। हमारे विदेश सचिव ब्रीफ करते थे, विक्रम मिस्री, एंड वो बहुत ही फाइन, वन ऑफ द फाइन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विसेज के विदेश सचिव हैं। चाइना में वो भारत के राजदूत रहे और उनके साथ जो ऑप्टिक्स, जो बहुत स्ट्रांग ऑप्टिक्स क्रिएट की गई, वो ये थी कि कर्नल सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी की तरफ से और विंग कमांडर व्योमिका सिंह एयरफोर्स की तरफ से विक्रम मिस्री के साथ बैठती थी और वो जो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होती थी वो लोग देते थे। ये दोनों जो चेहरे, जो महिलाएं, फौज की सीनियर अफसर, इनको जो बैठाया गया, इसका बड़ा वो था कि आपने जो पहलगाम में किया है, आप देखो हमारा देश अलग तरह का देश है, हमारा देश बहुलता में एकता, विविधता में एकता, यहां सांप्रदायिक वो नहीं है। यहां एक मुस्लिम महिला सीनियर पोजीशन पर इंडियन आर्मी में है और जो इस समय देश की बात कहने के लिए वो बैठी हुई है। एक मैसेज, बहुत स्ट्रांग मैसेज। और विक्रम मिस्री ने बार बार कहा भी कि पाकिस्तान जो कहना चाहता है, जो करना चाहता था पहलगाम के जरिए, हमने उसे डिफीट कर दिया है। वो चाहता था कि यहां हिंदू मुसलमान में रिफ्ट हो जाए, वो चाहता था सांप्रदायिक दरार पड़ जाए। और जब उनसे एक सवाल और पूछा गया, वो भी उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। जब उनसे पूछा गया कि एक समय बीच में ये चला था कि यहाँ जो लोग यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट जो कुछ बात करते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो बात, उसको पाकिस्तान में दिखाया जाता है, देखिए हिंदुस्तान में ही ऐसा लोग मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, देखिए क्या वो हो रहा है वहां पर।
तो विक्रम मिश्री से पूछा गया, विक्रम मिश्री ने कहा कि यही तो हमारी मजबूती है, डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान के लोग डेमोक्रेसी क्या जाने, वो कभी डेमोक्रेटिक नहीं रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक देश हैं और ये हमारे यहां बहुत नॉर्मल चीजें हैं, यही तो मजबूती है। ये सब बातें भी उसमें हुई, लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ और तिरंगा यात्रा की बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी, मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकली, तो मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने 3 बार ये बात अपने भाषण में कहा कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी को हमने आतंकवादियों को, बहन को उनका जवाब देने के लिए सामने कर दिया। सोचिए, और उस पर किसी ने, इस जो एफआईआर के लिए देश जाना जाता है कि अगर आप कहीं कुछ बोलें, कहीं असम में एफआईआर हो जाएगी, कहीं गुजरात में हो जाएगी, तमिलनाडु में हो जाएगी, आजमगढ़ में हो जाए, कहीं भी हो सकती है और वहां से पुलिस भी आ जाएगी तुरंत गिरफ्तार करने के लिए कि साहब ये देशद्रोह की एफआईआर है। असम की पुलिस, आपको याद होगा रायपुर का कन्वेंशन होना था कांग्रेस का, पवन खेड़ा और ये सारे लोग एयरपोर्ट पर थे, कोई बयान कांग्रेसी ने दे दिया था कि प्रधानमंत्री या किसको लेकर के, और असम में एक एफआईआर हुई, असम की पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने पहुंच गई, हंगामा हुआ जबरदस्त तरीके से। उस देश में जब एक मंत्री ये कहता है तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर करने वाला नहीं है। कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर हुई, कोर्ट ने कहा था 4 घंटे, लेकिन ज्यादा समय लगा। एफआईआर हुई, लेकिन वो मंत्री अभी भी, ना तो उनसे इस्तीफा लिया गया है, ना उनकी पार्टी ने उनसे कोई शोकॉज किया है, ना मुख्यमंत्री ने कोई शोकॉज किया है, ना पार्टी अध्यक्ष ने कुछ पूछा है, ना प्रधानमंत्री ने कोई नसीहत दी है। और दूसरी तरफ अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने एक फेसबुक पोस्ट लिख दी, उस पोस्ट पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, 2 एफआईआर हो गई। और सुप्रीम कोर्ट कल नसीहत दे रहा था कि प्रोफेसर अली खान के साथ जो खड़े हैं उनसे निपटना हमें आता है, हमारे दायरे में है वो। ये चल रहा है। जमानत दी गई, मतलब गिरफ्तार कर दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और जमानत के बाद एक एसआईटी गठित कर दी है कि साहब जो तय करेगा उनकी पोस्ट जो देशद्रोही थी कि नहीं, साम्प्रदायिकता बढ़ाने वाली थी कि नहीं थी। ये कहानी जानना जरूरी है। अब जिस पॉइंट पर मैं आना चाहता हूं वो पॉइंट ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर में थे और बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक जबरदस्त बात कही, आप खुद सुनिए। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नसों में गरम खून नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। और इससे पहले जो 24 तारीख को, 24 अप्रैल को जो मधुबनी में उन्होंने सभा थी, उसमें कहा था ढूंढ ढूंढ के जो आतंकी हैं पहलगाम में जिन्होंने हमला किया है उनके साथ न्याय किया जाएगा। आज सुबह इसी इंटरव्यू जिसका मैंने क्लिप आपको दिखाई, जयशंकर से जब पूछा गया कि जो पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था उनके बारे में, उन तक कहां तक पहुंचे, उनके बारे में क्या पता चला, तो जयशंकर का कहना था कि उनके स्केचेज हमारे पास हैं। आज 1 महीना होने को आया है
किसी को नहीं पता कि वो आतंकवादी कहाँ गए। उनको जमीन खा गई, आसमान निगल गया, पाकिस्तान चले गए, कहाँ गए वो? 1 महीना हो गया है। और अगर ये सवाल पूछ दिया जाए तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा, एफआईआर भी हो सकती। और आज राहुल गांधी ने एक चीज और हुई जो पूरी दुनिया में, और आज भी उसकी खबरें आपको मिल जाएंगी। आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, टेलीग्राफ, गार्डियन, टाइम्स, लंदन टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, चीन के अखबार, फ्रांस के अखबार, CNN, रॉयटर्स, इन सब को अगर आप देखें, अगर आप इनको फॉलो करते हो या सर्च मार लें, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये चर्चा पूरी दुनिया में है कि भारत का एक राफेल, कम से कम एक राफेल विमान पाकिस्तान ने मार गिराया। अब ऐसा है कि नहीं, क्योंकि हमारी सरकार ने अब तक कुछ नहीं बताया हमको, बस समय आने पर बताएंगे। ये कहा कि हमारा कोई पायलट, हर कोई लौट के आ गया है, ये जब सवाल पूछा गया था। और जब मिस्री से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा समय आने पर बताएंगे। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हम इतना कह सकते हैं और बाकी समय आने पर बताएंगे। फिर जयशंकर ने एक एएनआई के साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि जब हमने 7 तारीख को अटैक किया था तो पाकिस्तान को बता दिया था कि भाई हम आपके मिलिट्री जो ठिकाने हैं उनको निशाना नहीं बना रहे हैं, नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ आतंकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए आप मिलिट्री एक्शन मत कीजिएगा। लेकिन साथ में उन्होंने कहा लेकिन पाकिस्तान ने हमारी सलाह नहीं मानी। इस पर राहुल गांधी ने पूछा कि ये जो जानकारी दी गई पाकिस्तान को, इसकी अनुमति किसने दी थी, और दूसरा कि इस जानकारी के बाद भारत को क्या नुकसान हुआ, भारतीय वायुसेना को। इसको लेकर के सारे लोग कि देखिए पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे, और ये लेख तक बड़े बड़े विद्वान पत्रकार ये लिखने लगे कि साहब ये तो तरीका होता है लड़ाई का कि पहले बता दो। मुझे नहीं पता कि तरीका होता है कि हम कहां कहां अटैक करने वाले हैं। तो अब इस बात की क्या गारंटी कि अगर आपने, और जिसको कहा गया मिसकोट किया है, फिर पीआईबी की तरफ से खंडन कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। लेकिन जयशंकर ने ये बात कही, आप वो क्लिप तलाश के देख सकते हैं। तो राहुल गांधी ने 2 सवाल खड़े किए और उन सवालों के साथ ये कहा जाने लगा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, और तमाम तरह के मीम, तमाम तरह के पोस्टर्स जो उनकी सेल है वो चलने लगी, जबरदस्त तरीके से चलने लगी। और उससे पहले ये राहुल गांधी ये मांग कर रहे थे, जब ये सीजफायर हो गया तो राहुल गांधी ने ये मांग की कि भाई पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जाए। पहले ऑल पार्टी मीटिंग की मांग थी, फिर पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और सरकार, मोदी जी सब बताएं पूरे देश को, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। 62 की लड़ाई में जनसंघ के नए नवेले सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने यह मांग नेहरू से की थी कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। लड़ाई के बीच में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया था और जिसको जो सुनाना था वो सुनाया था नेहरू को। नेहरू सिर झुका के सुनते रहे थे, बाद में जवाब भी दिया होगा। हमेशा जब कुछ हुआ है तो ये ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर करते रहे हैं। ये पहली बार हुआ है जब प्राइम मिनिस्टर ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं थे। ये पहली बार हुआ है जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, पार्लियामेंट को कुछ भी नहीं बताया। पार्लियामेंट को बताया जाने का मतलब होता है देश को बताना, कुछ नहीं बताया गया। और ऑल पार्टी डेलीगेशंस दुनिया को बताने के लिए भेजे गए, दुनिया को बताने के लिए। आज एक विजुअल भी आया यहां से अबू धाबी से, जो श्रीकांत एकनाथ शिंदे जिनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया है मिडिल ईस्ट में, बढ़िया फोटो खिंचवाई जा रही हैं शेखों के साथ। लगी नहीं रहा है कि इतने सीरियस मसले पर यह प्रतिनिधिमंडल वहां आया है। आप वो विजुअल तलाश के देख सकते हैं, एनआई की तरफ से है वो विजुअल। तो एक तरफ ये सारी चीजें चल रही, दूसरी तरफ ढेर सारे सवाल खड़े हैं। और वो सवाल क्या है? आज फिर राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे और वो 3 सवाल ये हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए
कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। दरअसल जब मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया था उस समय उन्होंने ये कहा था कि जो डीजीएमओ ने बात की तो उसमें पाकिस्तान ने कहा कि आगे से हम कोई हमला नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए हमने मान लिया। तो उसी पर यह सवाल है कि पाकिस्तान पर आपने भरोसा क्यों किया। पाकिस्तान ने तो करगिल कर दिया था जब नवाज शरीफ पीस प्रोसेस चला रहे थे, और जब भी ऐसा कुछ आगे होता है, पाकिस्तान ने मुंबई कर दिया था, पाकिस्तान ने पुलवामा कर दिया, पाकिस्तान ने उड़ी कर दिया। उससे पहले आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ से मिलने अनशेड्यूल्ड उस पे लाहौर पहुंच गए थे और उसके बाद उड़ी हो गया। तो उसी संदर्भ में यह सवाल है कि आपने पाकिस्तान पे भरोसा क्यों किया। दूसरा कि ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि ट्रंप को कहीं कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, और ट्रंप को कंट्राडिक्ट सोर्स के जरिए नहीं हो सकता है। ट्रंप का कंट्राडिक्शन प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि ट्रंप जो बोल, आज देखिए ट्रंप कह रहे थे कि ही इज माय फ्रेंड, और रमफोसा ने पूछा कि भाई आपके दोस्त हैं मोदी, यस यस ही इज माय फ्रेंड, गुड फ्रेंड। तो गुड फ्रेंड जो है उसने ऐसा क्यों किया। वो ये क्यों कह रहा है कि हमने ट्रेड डील के दबाव में इन लोगों को तैयार किया कि ये लड़ाई नहीं लड़े। वो डील क्या है, वो ट्रेड का क्या प्रेशर है, ये देश को पता होना चाहिए। और ये ट्रंप, ये वही ट्रंप है जिन्होंने दोहा में कहा कि हमने एप्पल के मालिक को ये कहा है कि तुम भारत में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, अमेरिका में करो, भारत अपना देख लेगा। और फिर तीसरा सवाल है, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। दरअसल इसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए। और यह सवाल दरअसल खाली राहुल गांधी के सवाल नहीं है, इस बार ये सवाल बहुत सारे देशवासियों के दिमाग में भी है कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। भाई अब अगर हमारे 26 लोग शहीद हुए पहलगाम में, उसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस जो अभी आपस का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें शहीद हुए, जिसमें कुछ जवान भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, और पाकिस्तान के हमने 100 से ज्यादा आतंकवादी तबाह किए। तो कुल मिलाकर के, और जब हम बढ़त पर थे तो सीज फायर क्यों हुआ, और क्या वाकई ट्रंप ने सीज फायर कराया है, ये सवाल तो है, ये सवाल तो है। और दूसरी बात कि ऐसा कैसे हुआ, ये कौन सी पॉलिसी है, क्या डिप्लोमेसी है, क्या ये मोदी की विदेश नीति की हार नहीं है, डिप्लोमेसी की हार नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ हाइफनेट कर दिए गए। क्या ये हमारी विदेश नीति की हार नहीं है कि कश्मीर का मसला अंतरराष्ट्रीय मंच पर खड़ा हो गया। क्या ये हमारी विदेश नीति और हमारी डिप्लोमेसी की हार नहीं है कि इस दौरान जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पाकिस्तान अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था हमारे ऊपर, हम उनको रोक दे रहे थे अपनी क्षमता के चलते। उस दौरान आईएमएफ से $2.4 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान को मिल जाए, आप सोचिए। तो ये चीजें कहां ले जा रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि हुआ क्या। हम कहते रहे कि हम साउथ के, जो ग्लोबल साउथ है उसके लीडर हैं। ग्लोबल साउथ का एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं था। जिन देशों के विदेश मंत्री हमारे यहां आए उनमें से ईरान था और यूएई था, जो इस्लामाबाद भी गए। और क्या हो, यहां तक कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल,
भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, इनमें से कोई भी देश के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये देश जरूरत पड़ने पर हमारे साथ ही खड़े होंगे, ये नहीं कह सकते। तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे अपने नहीं, हमारे साथ नहीं, और जिनका हम अपने को लीडर कह रहे हैं उनमें से कोई, साउथ अफ्रीका हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, ब्राजील हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, हमारे साथ इंग्लैंड नहीं खड़ा हुआ, ब्रिटेन नहीं खड़ा हुआ, फ्रांस नहीं खड़ा हुआ। फ्रांस से हम बिलियन डॉलर्स के समझौते करते हैं ये रफाल खरीदने के लिए, अभी फिर इसी दौरान एक नेवी के लिए खरीदने के लिए समझौता हुआ है। अमेरिका, जिससे हमारी ट्रेड अगले 5 सालों में $500 बिलियन होने जा रही है, वो अमेरिका हमारे पक्ष में नहीं खड़ा। जेडी वांस यहीं थे जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ। जेडी वांस ने क्या किया? नेक्स्ट डे जेडी वांस, क्या उन्होंने ताजमहल जाने की अपनी ट्रिप कैंसिल की? नहीं की। और उनका जो बयान इस सीज फायर से पहले जो बयान था वो ये था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, मतलब हमसे क्या मतलब, अपना कर रहे हैं, देख लेंगे ये देश। तो यही ट्रंप ने भी कहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे आज देखिए क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत अच्छी है, बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप है, दे आर गुड लीडर्स। तो ये जो इस पूरे उसमें आप खुद सोचिए कि कौन जीता पूरे। और ये युद्ध जो था सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं था, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस युद्ध में चाइना एक बहुत एक्टिव रोल में था। चाइना के जो वेपनरी है जो कभी फील्ड में टेस्ट नहीं हुई, वो उसने टेस्ट करने की कोशिश की। और मैं आपको बताऊं कि जो उनका विमान है JF-10, वो विमान जो जेट है उनका लड़ाकू, उसको बनाने वाली कंपनी का जो स्टॉक मार्केट में प्राइस है इन 4 दिनों के दौरान 38% बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये खबरें मार्केट में रही कि उसने रफाल को गिरा दिया। जैसे पाकिस्तान ने क्लेम किया कि साहब हमने 5 विमान किया, अब तो 6 कहने लगे हैं वो, और जिसमें 3 रफाल कहते थे। लेकिन जो दुनिया में रिपोर्ट्स आई, और साथ में ये भी शुरू हो गया, आप एक और धंधा देखिए क्या हुआ है। अमेरिका इस बात को लेकर, अमेरिकन अखबारों में चीजें आ गई कि ताइवान में चाइना ये F-10 का इस्तेमाल कर सकता है, JF-10 का, और इसके चलते वो फिलीपींस को F-16 और F-35 टिकाने के चक्कर में है, और अपने देश में भी F-35 टिकाने के चक्कर में है। F-35 के बारे में एलन मस्क ने कहा है कि ये सबसे घटिया बेकार विमान है। उसकी वजह यह है कि उसकी जो लाइफ टाइम जो रखरखाव पे खर्चा आना सम 1.3 या 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स है, एंड उसका रखरखाव बहुत महंगा है। लेकिन उसके टक्कर के दूसरे विमान अवेलेबल हैं, दूसरे जेट्स अवेलेबल हैं जो उससे बहुत कम कीमत पर है। अब अमेरिका कोई खरीदने वाला नहीं है तो उसे कहीं ना कहीं टिका दो। तो फिलीपींस को भी टिकाने के चक्कर में है कि देखिए चाइना का ये विमान ये बड़ा खतरनाक है, इंडिया पाकिस्तान का जो स्कर्मिश हुए उसमें इसका जबरदस्त रोल रहा है और प्रेस में खबरें आ रही हैं। तो इसलिए तुमको अपनी सुरक्षा के लिए F-35 F-16 रखने पड़ेंगे, और उसको टिकाने के चक्कर में है फिलीपींस को, ऐसे ही हमको F-35 टिकाने के चक्कर में। तो ये कहानी चल रही है हमारे साथ कोई इस समय। अब आप सोचिए ऐसे समय में जब ट्रंप ओवल ऑफिस में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के सामने पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ कर रहे हों और ये बता रहे हों कि हमने क्या, और वहां पर जेडी वांस भी बैठे हैं, रूबियो भी बैठे हुए, वहां जाकर के शशि थरूर और टीम किसको समझाएगी कि भैया नहीं, ये तो हमारे पाकिस्तान के बीच की बात थी, हमारा अपर हैंड था, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था, इसलिए सीज फायर हुआ है। ये वहां किसको समझाएंगे? शशि थरूर कितने बड़े विद्वान हो, क्या समझाएंगे? क्या वो ट्रंप को समझा देंगे? क्या वो रूबियो को समझा देंगे? क्या वो जेडी वांस को समझा देंगे? किसको समझाएंगे? तो ये जो पूरा कहानी चल रही है इसकी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। क्या कोई डॉसियर दिया गया?
आज जो इंटरव्यू जिसका मैंने जिक्र किया कि ये जयशंकर का इंटरव्यू, वो जो इंटरव्यूअर था, जो जर्नलिस्ट बैठा हुआ था, जो एडिटर होगा, जो भी हो उस चैनल का, एनओएस चैनल है वो, उसके जो भी हो, उसने जो सवाल पूछे वो सवाल दुनिया में हर जगह पूछे जाएंगे, और उनके जवाब जब जयशंकर नहीं दे पा रहे हैं, जब वो कहते हैं द यूएस इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये बोल जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि बाकी ये श्रीकांत शिंदे और निशिकांत दुबे और ये जो लोग गए, सुप्रिया सुले, ये सब क्या जवाब देंगे और क्या कर रहे हैं? दरअसल सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल ये कि मोदी साहब पार्लियामेंट क्यों नहीं बुला रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, आपके देश में विपक्ष के नेता, जो किसी भी डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल आदमी जो माना जाता है, वो विपक्ष का नेता माना जाता है। विपक्ष के नेता पर जिस तरह से जिस तरह से उसकी तौहीन की जा रही है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसको पाकिस्तान के साथ खड़ा बता दिया जा रहा है, इसका जब सवाल पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे आप? जब यह सवाल पूछा जाएगा कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने रफाल मार गिराए, तो आप क्या जवाब देंगे? ये ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारे सवाल हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं करते हैं। ये सवाल पूछा जाएगा किसी भी डेमोक्रेसी में। वहां की जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ऑफिस मतलब जो इलेक्टेड लोग होंगे, जो वहां का थिंक टैंक होगा, जो वहां का प्रेस होगा, ये सवाल तो पूछेगा ही। ये सवाल पूछेगा कि सीज फायर की बात 8 बार अगर ट्रंप कह चुके हैं, तो ये कैसे माना जाए कि ये डीजीएमओ के लेवल पर तय हुआ। इन सवालों के जवाब क्या है? और इस सवाल के भी जवाब क्या है कि आपने कहा कि अब हमारी डॉक्ट्रिन ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर हमारे यहाँ हमला हुआ, जो आज भी प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि नेक्स्ट टाइम अगर हमारे यहाँ हमला हुआ तो हम मान के चलेंगे कि पाकिस्तान, ये एक्ट ऑफ वॉर है। और जैसे आज वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री और अर्थव्यवस्था, इसको अटैक करेंगे हम, तो एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या हुआ? इसके बारे में पूछा जाएगा। और यह भी पूछा जाएगा कि पहलगाम हमले में इस बात के सबूत क्या हैं कि पाकिस्तान का सीधा सीधा इसमें हाथ है। ये हम सब मानते हैं हाथ है, लेकिन जैसे 26/11 में तो हमने एक कसाब को ही पकड़ लिया था और बहुत सारे इंटरसेक्ट वो किए थे कि मैसेज कहां क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सारे सबूत थे। पार्लियामेंट के अटैक में सबूत थे। उड़ी में सबूत थे। और जो अभी पुलवामा हुआ था उसमें भी, हालांकि पुलवामा को लेकर के भी सवाल अब आ गए हैं। जो सवाल उस समय खड़े हुए थे 2019 में, वो फिर से खड़े हो गए। तो ये चीजें हैं। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ये कुछ एक बड़ा अच्छा सा हमें जो है एक एक्स पर किसी ने एक सवाल डाला। वो सवाल बहुत ही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, आप भी सोचिए उसे। जो मोदी जी ने बोला है कि जो मोदी जी ने बोला है कि हमारा जो खून में सिंदूर है। तो मैं एक चीज बताऊं, आप मोदी जी क्या क्या बोल चुके हैं ये एक बार मैं आपसे शेयर कर लूं। मोदी जी ने एक बार बोला था कि मैं एक जापान में एक बार उन्होंने 22 मई 2014-2015 हिंदू में छपा हुआ है ये, उन्होंने कहा था कि मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है, मेरे खून में पैसा बहता है। एक बात ये कही थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था मैं फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। फिर एक बार उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में ही कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, ऐसा मुझे लगता है। और अब उन्होंने कहा खून की जगह मेरी नसों में गर्म सिंदूर बहता है। अब इसको क्या माना जाए? अगर इन्हीं दो को किया जाए, यदि मेरे खून में व्यापार है, जैसे एक सवाल, जैसे रीजनिंग में नहीं आते हैं क्वेश्चंस आते हैं कि जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उसमें सवाल आते हैं, जैसे कैट वैट इस सब में आते थे, अभी भी आते होंगे। तो जैसे मान लीजिए दो स्टेटमेंट दिए जाएं कि मेरे खून में व्यापार है और दूसरा स्टेटमेंट कि मेरे खून में गर्म सिंदूर है, तो सही निष्कर्ष क्या होगा?
कि सिंदूर मेरा व्यापार है, मेरा व्यापार सिंदूर है, मेरा सिंदूर के खून का व्यापार है, खून में बहुस्तरीय प्रदूषण है। इसका ये जवाब आप खुद ही सोचिए कि क्या जवाब होगा। जवाब इसका जरूर सोचिए, जो भी हो। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। और हाँ, यदि आपको हमारी ये कमेंट्री, हमारा विश्लेषण, हमारी बातचीत अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी मेंबरशिप लीजिए। आप मेंबरशिप लेंगे तो आप अनब्रेकिंग को ताकत देंगे, अनब्रेकिंग मजबूत होगा और हम अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाया करेंगे, हमें अच्छा भी लगेगा। तो इसी के साथ इजाजत। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।